नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ आंकड़े जो है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए युवा सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है और उस युवा को किस तरफ और क्या सकारात्मक सोच के साथ उसमें क्या जागरूकता पैदा की जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है उसमें क्षेत्र के अनुसार क्या भिन्नताएं आती हैं, किस क्षेत्र में कैसे लोग बढ़ रहे हैं, किस में नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे केरल में अब लोग नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब ना के बराबर, लगभग बहुत कम प्रतिशत जो है बढ़ रहा है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी राष्ट्रीय युवा नीति, यानी ये एक यूथ पॉलिसी है जिसे हम नेशनल यूथ पॉलिसी कह सकते हैं, 2014 में लाई गई थी। और अच्छे से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें रोजगार देना चाहिए, उनमें खुद का हुनर डेवलप करना चाहिए। इसके लिए कौशल विकास नीति जो योजना है वो 2015 में लाएगी। कौशल विकास योजना जो है वो 2015 में लाएगी। तो ये तीनों चीजें हम बड़े ही अच्छे से, शानदार और मस्त तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताओं की बात करें तो ये वो राज्य हैं जो आपको एक घेरे में, कटघरे में डाल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये कटघरे में डालने लायक तो नहीं थे, ये तो बेचारे वो है जहां की जनसंख्या कम है। क्या है? कम है। जनसंख्या निम्न वृद्धि वाले राज्य हैं जहां की जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? देखो, पुदुचेरी आ जाता है और हमारा गोवा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है और ओडिशा आ जाता है, केरल आ जाता है और कर्नाटक आ जाता है। जनसंख्या निम्न वृद्धि दर, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ जनसंख्या कम है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों की संख्या अब कम बढ़ रही है। अब जो जनसंख्या है कम बढ़ रही है। जैसे केरल की बात करो आप, 13वें स्थान पर आता है भारत में जनसंख्या में, तो इसका मतलब कम तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है में क्षेत्रीय भिन्नताओं की बात अब जब कर रहे हैं तो हमें यह समझना है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अब बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जो बढ़ गई वो तो बढ़ गई, अब कंट्रोल में लाया नहीं जा सकता, उसे जो है वो तो है। लेकिन आने वाले समय में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में 4 स्टेप देखे थे ना, एक तो फर्स्ट प्रावस्था, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, 1901 से लेके 1921 तक पहली, 1921 से लेके 1951 तक दूसरी, 1951 से लेके 1981 तक तीसरी, और 1981 यानी कि 81 से लेकर आज तक जो चौथी अवस्था थी। आज जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल में लाया जा रहा है, तो वो अवस्था जो है गिरती जा रही है, घटती हुई निरंतर वृद्धि जो है निरंतर घट रही है। तो वो चौथी अवस्था में था। पहली अवस्था में क्या थी? स्तर अवस्था थी। दूसरी में हम देखा कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और तीसरे में विस्फोट हो जाता था। तो ये जनसंख्या की 4 अवस्थाएं जो हमने देखी थी ना, वो उसका जो जिम्मेदार है वो अशिक्षा, कुपोषण, उसके अलावा बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं। अब आप सोचेंगे बेरोजगारी जनसंख्या में कैसे हो सकती है जिम्मेदार, है ना? ठीक है, बिल्कुल होती है भाई, कभी बताऊंगा आपको मैं। तो जनसंख्या की निम्न वृद्धि, यानी ये राज्य हैं इनमें अब ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। केरल, कर्नाटक आपको याद रखना है, तमिलनाडु, ओडिशा आपको याद रखना है, और पुदुचेरी और गोवा याद रखना है। इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात अब है, यह है केरल के बारे में। किसके बारे में? केरल के बारे में। ये केरल के बारे में लिखा हुआ है, और केरल के बारे में क्या लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं कि केरल जो है वहां 2 दशक में, यानी 10-10 का 2 समूह है, मतलब 20 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष में केरल की बात हम कर रहे हैं कि यह 20 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर? 20 वर्ष के अंदर 20% भी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? वृद्धि। 20% तक भी यहां पे ये लिखेंगे हम, वृद्धि नहीं हुई। यानी कि 20 साल के अंदर, 2 दशक मतलब 20 साल के अंदर 20% ही लोग नहीं बढ़े। मतलब अब केरल की जो जनसंख्या है अब ज्यादा नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि वहां एजुकेशन हो गई। एजुकेशन में एक लेवल प्राप्त कर रखा है केरल ने, ठीक है ना। लेकिन भारत में तो 13वें नंबर पे आता है तो आता ही है, जो पहले बढ़ी हुई उसको तो एकदम घटा नहीं सकता। लेकिन अब 20 साल, पिछले 20 साल को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अब जो जनसंख्या है वो लेवल पे ला रहा है,
उसे घटाने का प्रयास कर रहा है, और 20% तक भी वृद्धि इसमें यहाँ नहीं हुई है। यानी कि मान लो कि केरल के अंदर 1000 लोग रहते थे, तो इन पिछले 20 साल के अंदर बहुत कम लोग बढ़े हैं, तो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। केरल की वृद्धि दर पूरे देश में कम दर्ज की गई है। क्या सिर्फ वृद्धि दर, जनसंख्या नहीं? ध्यान से समझना इस बात को, नहीं तो कहोगे सर पिछले लेक्चर में आप केरल की जनसंख्या की बात कर रहे थे और यहाँ आप कुछ और बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं केरल की वृद्धि दर पूरे देश में कम दर्ज की गई है। मतलब अब लोग जो ज्यादा कहां बढ़ रहे हैं और कम कहां बढ़ रहे हैं, अगर कम वाले की बात करें तो केरल का नाम आता है, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए और शिक्षित लोग ज्यादा जनसंख्या को जन्म नहीं देते हैं। भारत केरल की वृद्धि दर 9.4% है। कितनी है? 9.4। यानी कि अब अगर 1000 लोग वहां हैं या 100 लोग वहां हैं, तो मात्र 9 या 10 लोग हर साल बढ़ रहे हैं। 100 लोगों पर कितने बढ़ रहे हैं? 9 या 10 लोग, तो कम ही है। बताओ आप, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो मतलब डबल हो जाते हैं 1-2 साल के अंदर, तो ये तो बहुत कम है इसका प्रतिशत रेट। ठीक है, आगे देखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य, उसके अंदर सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। कौन आता है भाई? बुड़बक, उत्तर प्रदेश। 1 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। चावल खाओ मजे करो, बिहार। 2 नंबर पे बिहार। 2 नंबर पे कौन है भाई? बिहार है। 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल। 3 नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश। 4 नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। 5 नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। ये पूरा एक गंगा का क्षेत्र है, पानी इनको खूब मिलता है, और पानी खूब मिलने की वजह से यहाँ गंगा का जो पानी का क्षेत्र है वो अच्छी मिट्टी वाला क्षेत्र है। उपज अच्छी हो जाती है तो खाने को जो है अनाज तो मिल ही जाता है, फिर जनसंख्या बढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन राजस्थान भी कम नहीं है ना जनसंख्या में। ठीक है, तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा क्षेत्र है गंगा का क्षेत्र पड़ता है। किसका पड़ता है? गंगा का। जैसे ये हमारा भारत है, इस प्रकार से हम भारत को लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जो भारत का क्षेत्र है, ठीक है, यहां से ये जो क्षेत्र है, इधर हमारी गंगा नदी है, इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा गंगा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल तो कुछ ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र भी आ जाता है। ये पूरा गंगा नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग घर ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर विदेशों की ओर भ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए घर बैठे बैठे सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, पक्का याद रखें, UBPAM, 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 पक्का याद रख लोगे। 5 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले। जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष किशोर वर्ग है। जिम्मेदार किशोरों को बताया गया है, यानी कि युवाओं को बताया गया है। किशोर वर्ग देश के भविष्य के लिए चुनौती है। देश के भविष्य के लिए क्या है? देखो लिखा है साफ साफ, भविष्य के लिए चुनौती और भविष्य भी है, इसलिए दोनों नाम लिखा है, भविष्य व चुनौती। यानी कि ये कहना चाहता है कि किशोर वर्ग यानी कि आप सब देश का भविष्य है। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देश को डुबाने का काम भी कौन कर देता है? युवा ही कर देता है। कैसे कर देता है? इस पे पूरी चर्चा करूंगा, बिना तथ्यों के मनु बात नहीं करेगा, इसलिए पूरी चीज आपको बताएगा। पूरी चीज क्या बताएगा? हम कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। युवा तो राल्फ वाल्डो इमर्सन बहुत पहले कह गया कि युवा तो देश को कंधों तक ऊपर उठाते हैं, देश की इज्जत, मान, सम्मान, आन बान, शौर्य, त्याग और बलिदान की खातिर जान तक दे देते हैं। उस युवा को सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि देश के लिए वो चुनौती है? अगर युवा नशा करने लग गया, चुनौती हुआ कि नहीं हुआ? अगर युवा शिक्षित नहीं है, चुनौती हुआ कि नहीं हुआ? अगर युवा कामकाज नहीं करता है, रोजगार उसको नहीं मिला, तो देश के लिए चुनौती हुआ कि नहीं हुआ? तो चुनौती हुआ। दूसरा, युद्ध जैसे क्षेत्र के अंदर किसी देश के पास अगर युवा नहीं है तो क्या देश युद्ध जीत पाएगा? देश का भविष्य हुआ। अगर युवा पढ़ लिख के विदेशों में जाकर आज डॉक्टर बने हुए कई लोग, अभी हमने लॉन्च किया चंद्रयान 3, देश के युवा लोग अगर वैज्ञानिक नहीं बनेंगे तो क्या चंद्रयान 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम छोड़ पाएंगे? PSLV जो हम छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए देश को जो है वो नमन करता है युवाओं को, भाई साहब, युवा साहब आप अच्छे से रहिए क्योंकि आप देश का भविष्य है, लेकिन साहब आप चुनौती भी है, इसलिए वैसे भी अच्छे से रहिए आप। तो दोनों ही काम कर सकता है युवा। इसीलिए किसी महापुरुष ने जाते जाते रफ रजिस्टर जो होता है
उसमें वो लिखे गए, उन्होंने लिखा, क्या लिखा उन्होंने ऐसा, उन्होंने लिखा कि युवा वो गीली लकड़ी है। कौन सी गीली लकड़ी? युवा वो गीली लकड़ी है जिसको जिस तरफ मोड़ो उस तरफ मुड़ जाती है। अगर आपका दोस्त अच्छा है या फिर आपको अच्छी राय देने वाले लोग आपके साथ है तो आप अच्छे रास्ते पे मुड़ जाते हैं, और आपको बुरी राय देने वाला रात दिन कहता है यार क्या फालतू में पढ़ने में क्या रखा है, पढ़ के क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, वो बीए, उसने क्या कर लिया, उसने एमए कर रखी है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि उसने देख यार वो बीए, उसने आज कहां तक पहुंच गया, वो आज वो एमए, उसने देखो कितनी महारत हासिल कर ली। अच्छी बात जो करेगा ही नहीं, जो बुरा व्यक्ति होगा। इसलिए ट्रैक जो होता है वो कहां से पकड़ा जाता है? आप वाली जो अवस्था है, युवा अवस्था, 15 से शुरू हो जाती है, लगभग 14-15 से। हम भूगोल में 15 से युवा वर्ग को शुरू कर देते हैं, उससे पहले बाल वर्ग होता है। तो आप में से कई तो युवा में बिल्कुल शुरुआती दौर में है, और इस समय समझ नहीं आता कि व्यक्ति क्या करे, तो ये तूफान की अवस्था भी कहलाती है। अगर आप पढ़ लिख के अपने माता पिता के साथ देश का नाम रोशन करते हो तो देश का भविष्य हुए, और पता चला कि भाई वहां नटवर लाल बन गए, ताजमहल को ही बेच दिया, है ना, तो वो देश के लिए चुनौती है। क्या है? देश के लिए चुनौती। तो ऐसे लोग नहीं बनना है ना, माफिया नहीं बनना है, देश के लिए अच्छे लेवल पर जाना है। माता पिता का नाम रोशन मतलब देश का भविष्य। आप माता पिता की नजरों में अच्छे और समाज की नजरों में अच्छे हैं आप, और अच्छे ट्रैक पे खुद को लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूं, तो देश का भविष्य आप इर्द गिर्द ऐसे किंतु परंतु पट परंतु लोगों को देखेंगे जो देश के लिए चुनौती है। तो युवा वास्तव में देश के लिए चुनौती और भविष्य दोनों, आप समझ गए होंगे इस बात को, बिल्कुल समझ गए सर, आगे बढ़ो, है ना। तो ये पक्ष किशोर वर्ग, इसको किशोर कहा जाता है ना, किशोर, है ना। और किशोर कभी कभी गड़बड़ कर देता है। क्या कर देता है? गड़बड़ कर देता है। अब चुनौतियां क्या है? भविष्य में मैंने बता दिया, आपको अच्छा काम करेगा तो देश का नाम रोशन होगा। चुनौतियां क्या है? अरे लो साहब, शादी हो रही है, इधर फेरे वेरे हो रहे हैं, है ना। हाँ, इधर ये अलग ही टेंशन में है, गुरुजी को समझा रहे हैं, सोच रही है यार आगे जो है चाउमीन, बर्गर, चिप्स विप्स, है ना, पानी बतासे, सारी चीज़ें पड़ी हुई है, पिज़्ज़ा वीज़ा, इसकी खाने की इच्छा, इसका दिमाग कहीं और ही है। दूसरा, इसकी शादी हो रही है। ये जो है चुनौतियां हैं। ये क्या है? अब ये तो ऐसे ही इमेज है आपके लिए, सुंदरता दिखाने के लिए कि देखो इसका मन कहाँ भटक रहा है, ठीक है, खाने पे अटकी हुई है, जबकि ये वास्तव में समस्या है। सुना तो होगा ही, शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो फिर सबसे ज्यादा कौन पछताए? खाने वाला पछताए या बिना खाने वाला पछताए? ठीक है ना। कैसे समस्या है शादी? वो तो एक मजाक में कहा जाता है, शादी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? हर व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन सक्सेस होके करनी चाहिए। अब जो विवाह है वो आज बाधक बना हुआ है, किसमें? समाज में चुनौती बना हुआ है, देश में चुनौती बना हुआ है। अगर विवाह पहले कर दिया जाए तो जनसंख्या बढ़ेगी, विवाह की एज को बढ़ा के विवाह किया जाए तो जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ेगी। तो विवाह पर जनसंख्या अटकी हुई है। इसलिए मैंने बताया आपको कि 18 साल का बच्चा देश चला सकता है, लेकिन 18 साल का बच्चा मतदान कर सकता है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता। उसके लिए 21 साल का होना चाहिए, यानी घर चलाने के लिए 21 ईयर्स और देश चलाने के लिए मात्र 18 साल। तो आप देखिए कितना डिफिकल्ट मामला है। इसलिए विवाह की एज को और बढ़ाया जा रहा है। लड़कियों की जो 18 थी वो 21 होने वाली है, लड़कों की जो 21 है उसको मैं तो कह रहा हूँ 25 कर रहे हैं गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ 30 कर दो। नहीं सर ऐसा मत करना, कमेंट बॉक्स में चिपकाएंगे, है ना। चुनौती है विवाह की निम्न आयु। विवाह की आयु कैसी होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। विवाह की निम्न आयु कम है, निम्न आयु है, लेकिन होनी कैसी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो विवाह की जो निम्न आयु है वो हमारे लिए चुनौती है। इसलिए इस आयु का क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। अगर ये बढ़ेगी तो ना बांस रहेगा, ना बांसुरी होगी, ना तो शादी होगी, ना बच्चे होंगे। सर इनका क्या लेना देना है? आप ऐसे कैसे बढ़ा रहे हो? आज ये हमारे लिए चुनौतियां हैं। ये हमारे लिए क्या है? शादी एक हमारे लिए चुनौती है, ठीक है। निरक्षरता, जो अनपढ़ रह जाता है समाज में, पढ़ता ही नहीं है ना, पास हो जाता है। पास, कई बच्चे तो पास होकर आते हो तो ऐसा आते हैं गदर में सनी देओल जैसे आ रहा है ना, मार्कशीट जो है उसको ऐसे लेकर यूं चिल्लाते हो जैसे सनी देओल हेडपंप लेके आया है ना, और मैं पास हो गया, लो ये गदर वाले जो आए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मामला हो जाता है। गदर की तरह जो है इस प्रकार से स्पीड बना के एक प्रकार से आते हैं। पास होने पे भी इतनी खुशी हो जाती है, जबकि नहीं होनी चाहिए। पास का क्या मायना है? पास का कोई मायना नहीं है, ठीक है। निरक्षरता, विवाह की निम्न आयु है निरक्षरता।
फिर स्तरीय निरक्षरता, अगर पुरुष अनपढ़ रह जाए सबसे बड़ी समस्या, अगर स्त्री अनपढ़ रह जाए तो उससे भी ज्यादा समस्या। इसलिए जो है स्त्री डिसीजन यानी कि महिला, स्त्री मतलब महिला घर में डिसीजन लेने वाली होती है, उसी पे समाज टिका रहता है, महिलाओं को डिसीजन लेने से रोका जाता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। तो निरक्षरता जो है वो भी बाधक है। विद्यालय विरत छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? या पुरुष अनपढ़ता या महिला अनपढ़ है और यहाँ विद्यालय छोड़ देते हैं, 7वीं 8वीं पढ़ा फिर पढ़ाई छोड़ दी। गांव में जो बच्चियां पढ़ती है बेचारी, उनकी हालत ये होती है कि जैसे 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े और करते करते 10वीं तक जैसे पहुंची, 10वीं जैसे ही वो करेगी आगे स्कूल नहीं रहेगी, आगे स्कूल नहीं रहेगी। और आगे जो स्कूल रहेगी वो गांव से 20 किलोमीटर दूर है और आयात मतलब आने जाने का यातायात जो प्रबंध है वो बहुत कम है, इसलिए जो है बच्चियां वहाँ जा नहीं पाती, इसलिए उनकी पढ़ाई वहीं छूट जाती है। उनको कहते हैं विद्यालय विरत छात्र। क्या कहते हैं? ये भी एक समस्या है, हर गांव में स्कूल होनी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो जो विद्यालय विरत छात्र हो जाते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और अहिंसक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं, जिससे ये मदिरा सेवन, अपराध आदि प्रवृत्तियां निकल कर आती है। तो यहाँ पे तो है विवाह की आयु जो है वो निम्न है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। एक निरक्षरता, पुरुष को पढ़ाना चाहिए, स्त्री निरक्षरता, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। विद्यालय जो छोड़ रहे हैं उन बच्चों को समझा के दूर से विद्यालय चाहिए है वहां तक भेजना चाहिए। पोषक निमनगार्यता, इसका मतलब यह है कि आज जो विटामिन बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन जो चाहिए वो आज बच्चे लेते ही नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार का सेवन करते हैं, अलग अलग प्रकार की गलतियां करते हैं और वो बच्चे देश के लिए चुनौती बनते हैं, क्योंकि वो अपराध प्रवृत्ति, मदिरा सेवन, औषध दुरुपयोग और मंदता के शिकार हो जाते हैं और देश के लिए दुर्भाग्य का काम करते हैं। फिर आती है मंदता। फिर क्या आती है? मंदता। मंदता का मतलब होता है धीमी गति। मंदता का मतलब क्या होता है? धीमी गति से, मतलब कोई भी कार्य धीमी गति से जब होता है, धीरे धीरे होता है, उसको कहते हैं मंदता। तो इनका मानसिक और बौद्धिक जो विकास है उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, इसको हम कहेंगे मंदता। औषध दुरुपयोग यानी कि जो चीज़ औषधि के रूप में ली जाती है उसका अलग तरह से सेवन करके एक नशे के रूप में धारण कर लेते हैं और मदिरा सेवन जैसी यानी कि मादक पदार्थों का यूज करना, बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करना आदि अवस्थाओं में चले जाते हैं, अपराध प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? अपराध प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वास्तव में जो है युवा देश के लिए चुनौती बन जाता है। युवा चुनौती जब कब बन जाता है? जब वो गलत कार्य करने लग जाता है, जब वो नशे आदि से जो है उनके पीछे नशे का अभिन्न अंग बन जाता है, एक नंबर का नशेड़ी और गजेड़ी हो जाता है, यानी कि आदि चीजें गलत कार्य जब वो करने लग जाता है तब वो देश के लिए चुनौती बन जाता है। क्या बन जाता है? चुनौती। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014। राष्ट्रीय युवा नीति कौन सी? NYP 2014। राष्ट्र के यानी हमारे देश के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारत सरकार ने नेशनल यूथ पॉलिसी निकाली 2014 में कि युवा अगर देश के लिए चुनौती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें सुधारने का बीड़ा हम लेते हैं, जिम्मेदारी हम लेते हैं और राष्ट्रीय युवा नीति निकालते हैं। युवा ज्यादा ही फर कर रहा था, इसलिए उसको जो है बंदिशों में और रोजगार के लिए उसे तैयार करना और शिक्षा के लिए तैयार करना, वो फर नहीं करे ज्यादा, इसलिए फरवरी में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई। देश के युवाओं के लिए है, बुजुर्गों का यहाँ कोई काम नहीं है। दादाजी को जाके मत बता देना ये राष्ट्रीय युवा नीति पढ़ाई है सर ने, हमारे काम की चीज है, आपके तो काम की चीज है, दादाजी के काम की चीज नहीं है। नहीं है ना? पक्का नहीं है। राष्ट्रीय वृद्ध नीति भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं कहूंगा दादाजी को जाके कहो आपकी पेंशन बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? ये तो युवा नीति है। क्या है? युवा। ये नीति 15 से 29 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे तुम हो उन सबको युवा कहती है। उन सबको क्या कहती है? युवा। अब वो भूल जाओ जो कहते हैं हम तो अभी बच्चे हैं। 15 से ऊपर हो ना आप? बताओ कमेंट बॉक्स में 15 से ऊपर हो कि नहीं हो, इसका मतलब आप युवा हो, देश का भविष्य हो या चुनौती, ये भी मुझे बताना है ना। यानी कि कभी कभी समझ नहीं आता, जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर कोई गलत काम करते हैं, काम दो ही तरह के होते हैं। जब कोई ऐसा काम कर देते हैं जो मतलब हमसे गलत हो जाता है, जब घर वाले कहते हैं तेरे में बिल्कुल दिमाग नहीं है, अभी बच्चा है, तेरे को इसमें हाथ डालने की जरूरत थी क्या, वहाँ हम बच्चे हैं। जब कोई गलत काम जो हमें करना चाहिए था, सही काम करना चाहिए था, वो हमसे गलत हो गया,
तो वहां क्या कहेंगे अपन को? यानी दोनों ही बात घर वाले कह देते हैं। कभी तो कहते थे तू बच्चा है, अभी तेरे को ये काम करने की कहां जरूरत है, फिर कहते थे इतना बड़ा हो गया अभी तक तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे से ये काम नहीं हुआ। दोनों बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि तू बच्चा है, तेरे से ये काम नहीं हुआ, दूसरे दिन तू इतना बड़ा हो गया, शर्म आनी चाहिए, तेरे से ये काम नहीं हुआ। ये तो वही चीज होगी जो लड़कियों के साथ होती है। बेचारे लड़कियों के साथ एक चीज गजब होती है, लड़की का घर कहाँ है आज तक पता ही नहीं है। जहां जिस घर से वो विदाई होके जाती है तो वहां उसको कहा जाता है ये तो पराये घर का धन है, ये तो पराया धन है, वहां से शादी करके निकाल दिया जाता है। जहां वो पहुंचती है वहां कहते हैं ये तो पराये घर से आई है, तो फिर लड़की का घर है कहाँ? कितनी विडंबना की बात है हमारे इस भारतीय समाज की कि एक लड़की के लिए ये कहा जाता है इस तो पराये धन है, जहां पहुंची है वहां कहती है पराये घर की है, तो फिर लड़की का घर कहाँ है? सोचने की जरूरत है इस बात और इस मुद्दे को। ठीक है, गलत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो राष्ट्रीय युवा नीति में युवा जो है वो 15 से 29 तक माना गया है, आयु समूह को युवाओं को परिभाषित करती है। भारत की पहली युवा नीति 1988 में बनी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। 1988 में बनी, वो ज्यादा काम नहीं कर पाई, इसीलिए तो हमें 2014 में वापस बनानी पड़ी। 2015 में हम कुछ ही देर बाद कौशल नीति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कौशल नीति। तो दोनों सन आपको याद रख लेना यही। 2014 में युवा नीति, जिसे हम NYP नेशनल यूथ पॉलिसी कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं, थोड़ी सी और है। ये जो यूथ पॉलिसी है क्या काम करेगी? ये जो यूथ पॉलिसी है ये मुख्यतः स्वास्थ्य पर बात करेगी। किस पर बात करेगी? स्वास्थ्य पर बात करेगी। यानी कि युवाओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाया जाए, उनसे गोल्ड फ्लेग से हटा के, बीड़ी से, तंबाकू से हटा के उनको बादाम खाना कैसे सिखाया जाए, उन्हें योग की प्रैक्टिस, दौड़ की प्रैक्टिस कैसे कराई जाए, उन्हें जो है जागरूक देश के लिए कैसे बनाया जाए, आन बान शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए मरने की, देश के लिए शहीद होने का जज्बा उनमें कैसे पैदा किया जाए, ये राष्ट्रीय युवा नीति वो सारे काम करेगी। युवाओं को पकड़ पकड़ के समझाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य पे बात करेगी, जैसे फिटनेस इंडिया प्रोग्राम चलाया, युवाओं को सुबह अर्ली मॉर्निंग जगाना, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, उन्हें इनाम दिया जाता है कि जो पूरी की पूरी 60 अटेंडेंस देगा, रोज आएगा और पूरे 2 महीने तक आएगा, 60 अटेंडेंस जिसकी होगी उसको 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। युवा को 1100 रुपए मिल जाए बेरोजगारी में, और उसको क्या चाहिए? स्वास्थ्य पे बात करेगी, फिर 11 दिन 1100 रुपए देके लालच देगी, फिर रोजगार देगी उसको, यानी कि रोजगार के माध्यम भी खोलती है। उद्यमता कौशल जैसे जो रोजगार होते हैं वो खोलते हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले सुना कि कुक जो होता है, रसोईया जो होता है, या सिलाई करने वाला कोई होता है, ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स लॉन्च किया गया, जो महिलाएं हुनर से रोजगार तक HSR के नाम से कुछ किया गया था। तो उसमें जो महिलाएं या पुरुष पढ़ने जाया करते थे उस हुनर को सीखते थे। जैसे कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई कपड़े सिलना सीख रहा है, कोई दर्जी का काम सीख रहा है, कोई नाई का काम सीख रहा है, कोई नल ठीक करने का काम सीख रहा है, तो काम भी सिखाते थे, प्लस उनको उल्टा गवर्नमेंट पैसा देती थी। ये कौशल उद्यमिता में 2015 वाले में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रोजगार की बात होती है तो वो उसी तरह दिया जाता था। खेल कूद भी कराया जाता था। उद्यमिता यानी अपना उद्योग शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ऋण भी देती है इसमें। जैसे मैं हूं और युवा कैटेगरी में आता हूं तो गवर्नमेंट ऋण देगी मुझे कि आप अपना उद्योग शुरू कीजिए, मैं फिर उद्योग शुरू कर सकता हूं। उद्योग किसी में भी हो सकता है, कोई भी व्यवसाय हो सकता है। ठीक है। सामाजिक न्याय, समाज में जो है न्याय कैसे स्थापित किया जाए और युवाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने की बात करती है ये युवा जो सेक्टर वाली नीति हमारी है। युवाओं के लिए जो नीति है उसको युवा नीति कहा जाता है। इसका अध्यक्ष संबंधित जिले का उपायुक्त या कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर। यानी ये जिम्मेदारी युवा नीति की जो होती है ना, संबंधित जिले का जो कलेक्टर होता है ये एक्टिविटी कराता है कि हमारे जिले के अंदर इतने युवा है, इस गांव से इतने युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खेल कूद प्रतियोगिता करा दी, कौशल विकास की प्रतियोगिता करा दी, कोई अच्छे से लेवल का जो है गेम करा दिया, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें करा दी जो युवाओं को आगे लाने का कार्य करेगी। जैसे बाहर की कंपनियां बुलाए जाते हैं अपने जिले के अंदर और फिर ऐड दिया जाता है कि बाहर की कंपनियां इस तारीख को आ रही है और यहाँ रोजगार मेला लग रहा है, जिसमें हुनर है, जिसमें टैलेंट है वो आए और उद्यमिता के आधार पर नहीं कह के इसको हम कहेंगे रोजगार के आधार पर आकर रोजगार ले ले, और जिसमें टैलेंट है वो गवर्नमेंट के पास अपनी फाइल जमा कराए और उद्योग खोले, गवर्नमेंट उसे ऋण देगी। हर क्षेत्र में युवाओं की जरूरत है, इसलिए युवा नेतृत्व कहलाया। ये कार्य कलेक्टर करवाता है हर जिले में और कलेक्टर गवर्नमेंट का प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता नीति का मतलब है ये 2015 में लाएगी। कब लाएगी? 2015 में। कौशल विकास इसका मतलब ऐसा टैलेंट डेवलप करना,
टैलेंट डेवलप करना, इसको हम कहेंगे कौशल विकास उद्यमिता का मतलब है ऐसी चीज डेवलप करना या ऐसा कोई टैलेंट डेवलप करना जिस फील्ड के अंदर वो जाए और उस फील्ड से संबंधित पूरी जानकारी उसे देना, वो कहलाता है कौशल विकास। जैसे कि मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मुझे बीएड कराया जाएगा, जैसे कि मैं नल ठीक करना चाहता हूं तो मुझे नल ठीक करने का काम सिखाया जाएगा, जैसे कि मैं कटिंग बनाना चाहता हूं तो मुझे कटिंग बनाने का काम सिखाया जाता है, जैसे कि मैं कपड़े सिलना चाहता हूं तो मुझे कपड़े सिलने का काम सिखाया जाएगा। यानी जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूं उस फील्ड से संबंधित मुझे जब जानकारी दी जाती है और सरकार जब वो जानकारी मैं हासिल कर रहा हूं तब मुझे प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, खाना भी दे रही है, कुछ पैसे भी दे रही है खर्चे पाने के लिए, हॉस्टल भी दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है। जैसे राजस्थान में अभी चल रही है अनुप्रीत योजना, जो बच्चे आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उनका एक एग्जाम लिया जाता है या परसेंटेज बेस पर 10वीं 12वीं के जो परसेंटेज है उसके आधार पर कोचिंग कराई जाती है, उनको हॉस्टल के लिए 40-50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, सरकार उठाती है पूरा फंड। तो ऐसे ही जो है कौशल विकास में भी यही होता है कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए और उल्टा प्रोत्साहन यानी उनका जोश बढ़ाने के लिए उसको कुछ पैसे दिए जाए। जब मैं 2015 के आसपास की बात है, जब मैं बीएड कर रहा था उस समय हुनर से रोजगार कार्यक्रम चला था सरकार का। उस समय जो हमारे कई साथी वो डिप्लोमा किया करते थे तो वो जहां कुक का काम सीखने के लिए जाया करते, शेफ जो होता है होटल्स में, उनका लगभग 3 महीने का डिप्लोमा होता था और बाहर से कंपनी आती थी और विदेशों में ले जाया करती थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो होता था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, एफसीआई जिसे हम कहते हैं, एफसीआई के अंदर होता था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में। वहाँ 3 महीने उनको सिखाते, 3 महीने के 6,000 रुपये तो उनके अकाउंट में डालती गवर्नमेंट, वहाँ उनका खाना और उनको देती और वहाँ पढ़ाती। उनमें से जो पास हो जाते उनको रोजगार भी अवेलेबल कराती, वो कहलाती है कौशल विकास। वो क्या कहलाता है? कौशल विकास। उद्यमिता नीति मतलब कौशल में कोई टैलेंट सीख के, जैसे कि कोई कुक का बढ़िया प्रोफेशनल कुक बन गया, अब वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है लेकिन किसी अंडर कंपनी काम नहीं करना चाहता तो खुद का होटल खोलना चाहता है, तो इसको हम उद्योग में रखकर उद्योग नीति के तहत 2015 में उसे लोन की फैसिलिटी की गई। शुरुआत इसकी 15 जुलाई को हुई। 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। आप पक्का याद रखें कि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? युवा विश्व कौशल दिवस से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे क्या चीज है? युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। जितने भी युवा हैं उनको कौशल यानी टैलेंट डेवलप कराना, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना आदि कार्यों के लिए इसको डेवलप किया गया। देखो, इस कौशल विकास नीति में कई चीजें होती है। सबसे पहले तो युवाओं को जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण, इसमें पहला कार्य ये होगा। प्रशिक्षण के बाद जो युवा है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहन पैसों के रूप में हो सकता है, तो इसको हम प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं। उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद उन्हें रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के क्षेत्रों में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा खुद का उद्योग करना चाहता है तो उनको ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये सारी की सारी जो देने का कार्य करता है वो कौशल विकास तथा उद्यमिता जो बोर्ड होता है, जिसे यहाँ उद्यमिता नीति या नियम बनाने वाला क्षेत्र कहा गया है, वो करता है। देखो, स्किल इंडिया, PMKYVE, स्मार्ट इंडिया, इस स्किल इंडिया के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। मैंने बताया आपको, कोई अच्छा कुक बनना चाहता है, अच्छा नाई बनना चाहता है, अच्छा टेलर बनना चाहता है, तो सारे स्किल इसके अंदर सिखाए जाते हैं। और ये जो इन क्षेत्रों पे काम करती है, पहले ट्रेनिंग देगी, फिर रोजगार देगी। ट्रेनिंग देते समय अगर किसी को समस्या है तो इस बात का ध्यान रखते हुए सारे बच्चे जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि यानी कुछ छात्रवृत्ति के रूप में देगी। और उन बच्चों में से कोई रोजगार के रूप में किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता, खुद का उद्योग करना चाहता है, तो उसको ऋण देगी। और वो ऋण समय पर जमा कराने की कोशिश करता है और कराता है तो कुछ सब्सिडी जो है, सब्सिडी उन्हें देने का कार्य करेगी। कौन? कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। पुरस्कार से कौशल यानी युवाओं को पुरस्कार देती है। ये प्रोत्साहन राशि मैंने जो कहा है, ये पुरस्कार जो है ये प्रोत्साहन राशि है। क्या है? प्रोत्साहन राशि।
ठीक है, युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल ये जो प्रदान करेगी, और इसके अलावा और ऋण देगी। क्या देगी? ऋण। तो ये चीजें आप याद रखें, बहुत आसान और बहुत सिंपल है। आगे देखिएगा, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्ग को, युवाओं को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्ग, यानी कि भारत के ऐसे कई क्षेत्र या ऐसे कई तबके हैं, ऐसे क्षेत्र मतलब तबके मतलब क्षेत्रीय होता है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आज भी शिक्षा नहीं पहुंची है और उनकी ये स्थिति भी नहीं है कि वो शिक्षा को हासिल कर सके। तो ऐसे क्षेत्रों में गवर्नमेंट नज़र डालती है और उन क्षेत्र के युवाओं को उत्साहित करती है, उनको प्रोत्साहन देती है, उन्हें लालच देती है और एक हुनर डेवलप कर देती है, एक टैलेंट डेवलप कर देती है, कौशल का विकास उनमें कर देती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, जिस फील्ड में उन्हें ज़रूरत है। और वो आते उस लालच से है कि उनको कुछ पैसा मिल रहा है, वो आते इस लालच से हैं बच्चे कि उनको खाना मिल रहा है, लेकिन वो जब जाते हैं तो खुश होकर जाते हैं कि यहाँ मैं कुछ सीखा हूँ, कुछ डेवलप हुआ हूँ, और उस क्षेत्र में वो रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। और विदेशों से बेहतर कंपनियां आती है, उन्हें ले जाती है, तो विदेश का नाम भी आया है, विदेशों में भी उनके लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। तो आपको राष्ट्रीय युवा नीति अच्छी लगी या कौशल विकास नीति? राष्ट्रीय युवा नीति तो राष्ट्र में जो युवा है वो किस तरफ जा रहा है इस पर ध्यान दे रही थी। जो चुनौतियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए उनके निराकरण का या उन समस्याओं से कैसे निपटना है और उस युवा को कैसे सुधारना है, ये सब कार्य करती थी। लेकिन उद्यमिता जो नीति है, ये हमारी कौशल विकास वाली 2015 वाली नीति है, ये सिर्फ कौशल डेवलप करती है। वो राष्ट्रीय युवा नीति युवाओं की सारी चीज़ों को देखती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो कौशल को नहीं देखती है, दोनों में फर्क समझो। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 और राष्ट्रीय कौशल नीति 2015, दोनों में फर्क है कि राष्ट्रीय युवा नीति सब कुछ देखती है। एनआईवीपी जो है वो सब कुछ देखती है, उद्योग भी देखेगी, व्यवसाय भी देखेगी, कौशल भी देखेगी, बुराइयां भी देखेगी, अच्छाइयां भी देखेगी, युवा को कैसे सुधारना है, किस वजह से वो अलग ट्रैक पर चला गया, उसे सही ट्रैक पर कैसे लाना है, सब कुछ देखेगी। और ये सारा काम कलेक्टर को दे दिया गया। लेकिन यहां पे अगर बात करें कौशल वाले में, तो सिर्फ टैलेंट की बात की जाएगी। जिस बच्चे में जो टैलेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग डाल के उसे प्रोत्साहन देना, उसे ऋण देना, उसे आगे ले जाना, सब कुछ करना इसका काम है। तो ये चीज हमने देखी। और देखो सबसे बड़ी बात है, युवा देश का भविष्य है। साहब कैसे, अभी तो कह रहे थे चुनौती है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा भविष्य है। दोनों है। क्या है? दोनों। युवा वे अवस्था होती है जब कोई लड़का बचपन की उम्र को छोड़कर धीरे 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 वयस्कता की ओर, यानी कि युवा की ओर, यानी कि उम्र जो है उसकी 15 से क्रॉस कर जाती है, युवा अवस्था है। बहुत सिंपल बात है। किसी भी देश का भविष्य उसके अपने युवाओं पर निर्भर होता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन कह के गया, देश को सोने से भी, किसी देश की मानता सोने से गोल्ड से नहीं होती है, उसके स्त्री और पुरुषों से और युवाओं से होती है। तो ये पहले ही कह गया, मैं क्या कहूँ इसमें। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर है। सही मानसिकता और क्षमता के साथ युवा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। अगर युवाओं में टैलेंट है तो देश बहुत आगे जा सकता है। जितना आगे ले जाना चाहो उतना आगे जा सकता है। देश के युवाओं के निर्माण में देश के युवाओं के निर्माण में शिक्षक भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारी तारीफ हुई है ना, इतनी देर युवाओं के बारे में, राष्ट्रीय नीति के बारे में, कौशल के बारे में सब कुछ भर भर के बता रहे थे। अब जाके गुरुजी की तारीफ हुई है कि युवाओं के लिए तो गुरुजी सब कुछ है ना। कितनी खुशी होती है खुद की तारीफ सुन के। इतनी देर आप सबके लिए इतनी योजनाएं आ रही थी, तो आपको इतनी खुशी हुई क्या, मुझे जरूर बताना। जैसे शिक्षक का नाम आया तो मेरी जो कम्युनिटी है, शिक्षक कम्युनिटी, जितने भी टीचर है, उनके लिए प्राउड की बात है कि शिक्षक के लिए तारीफ हुई है ना। ठीक है ना। कभी कभी गुरु जो होता है ना, वो गुड़ी रह जाता है और चेले शक्कर बन जाते हैं ना। और बनना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी उपलब्धि वो है कि उसके जो शिष्य होते हैं वो आसमान को जाकर छुए। नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोग जाकर चांद पे झंडा ले रहे हैं, ऐसा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। युवाओं में एक राष्ट्र को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति होती है। क्या होती है? युवा देश को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सब कुछ युवा में होता है। अभी चुनौती है युवा। क्या है चुनौती? हमारे देश में कई प्रतिभाशाली और मेहनत कश युवा हैं जिन्होंने देश को गर्व की अनुभूति कराई है। नीरज चोपड़ा,
एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे हैं। दशरथ मान जी, गर्व का फील कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल कराया ना। हाँ, भारत में युवा पीढ़ी उत्साहित और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है, यानी कि नई चीज जैसे आती है युवा सीखने को उत्सुक है। इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला चंद्रयान 3 का, उसको बहुत कम लोगों ने देखा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इतना गौरवान्वित करने वाला पल था वो, वास्तव में प्रत्येक बच्चे को उसके बारे में जानना चाहिए। देखना उस वीडियो को, चंद्रयान 3 के बारे में। एक गौरवान्वित करने वाला पल था वास्तव में। अगर उसका वीडियो यूट्यूब पे है, जो वास्तव में चंद्रयान का वीडियो मैंने जो बनाया उसकी बात अलग है, जो वास्तव में चंद्रयान जब वहाँ से टेक ऑफ करता है, ऊपर की ओर जाता है आसमान में बादलों को चीरते हुए, उस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय हिंद जय भारत के उद्घोष सुनाई देते हैं। चाहे वे विज्ञान प्रौद्योगिकी या खेल का क्षेत्र हो, हमारे देश के युवा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। हमारे देश की हम ही तारीफ कर रहे हैं और हमारे युवाओं की भी हम ही तारीफ कर रहे हैं। बहुत है तारीफ अब, ठीक है। तो ये था शानदार लेक्चर जिसमें हमने छोटी छोटी बातें की। इसमें जो मूलभूत चीज़ें हमारी जो थी, जो अच्छे से समझनी चाहिए, वो 2014 की NIP राष्ट्रीय युवा नीति और 2015 का कौशल उद्यमिता विकास का जो प्रोग्राम है वो, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको पढ़ना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।